एकलिंग जी मंदिर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताओ। बोनस अंक क्यों दे दिया? अभी तो अपने घर की बात है ना, अभी तो 4 दिन पड़े, आज कितनी होगी, 13, 14, 15, 16, 3 दिन पड़े। बोनस की बातें 17 के बाद होगी, अभी बोनस नहीं। चीटिंग की है गुरुजी ने। अरे चीटिंग का मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया पहली बार में, सी है कि डी है, फिर पता लगा कि अच्छा इसमें तो दोनों ही सही है। आप सेकंड बैच में क्यों नहीं पढ़ाते? कौन सा सेकंड बैच आ गया भाई? अब सारे बैच में तो पॉसिबल नहीं है ना, RSSI को तो देखना ही पड़ेगा, बाद की बातें बाद में है। तो CBDCBC सेकंड बैच, और कौन सा रह गया? अगला देखो, एकलिंग नाथ जी के मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब ये सही छांटना और ज्यादा दिक्कत है, गलत छांटना तो पहचान जाते हैं। ये सोलंकी शैली का मंदिर है, इसका निर्माण रायमल ने करवाया, इसकी मुख्य प्रतिमा चतुर्मुखी है, ये जैन धर्म से संबंधित है। दो तो मुझे साफ साफ गलत दिख रहे हैं, एक तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये गलत है। ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर भगवान शैव संप्रदाय या शिव से संबंधित है, और उसमें भी 28वें रूप पाशुपत रूप का पाशुपत का मंदिर है, जिसको लकुली संप्रदाय आप कहते हो। भगवान शिव का एक संप्रदाय है लकुली संप्रदाय। लकुली संप्रदाय में भगवान शिव के 28वें रूप पाशुपत रूप की पूजा होती है। कभी नाम सुना ना पाशुपतिनाथ जी? नेपाल में प्रमुख मंदिर है तो पाशुपतिनाथ जी। ये सोलंकी शैली का मंदिर है, ये बात गलत है। ये तो गुर्जर प्रतिहारों के काल में बना था, इसका निर्माण रायमल ने करवाया, ये भी गलत है। इसका निर्माण तो बप्पा रावल ने करवाया था। यहां चतुर्मुखी शिवलिंग है, बिल्कुल सही बात है, यहां चतुर्मुखी शिवलिंग है। सी आंसर जो भी बता रहा है उनका सही है। एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में याद रखना, निर्माण आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण, परकोटा और 4 गांव बेंट निर्माण करवाया था 8वीं सदी में बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में। आधुनिक निर्माण करवाया था रायमल ने, परकोटा बनवाया था राणा मोकल ने, और 4 गांव बेंट किए थे इस मंदिर के विकास के लिए राणा कुंभा ने। तो चारों पॉइंट याद रखना, मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, आधुनिक निर्माण रायमल ने करवाया, परकोटा का निर्माण आपके मोकल ने करवाया, और 4 गांव बेंट राणा कुंभा ने किए थे। तो ये आपके बिल्कुल सही है, चतुर्मुखी शिवलिंग यहां पर बना हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? नारगढ़ किले में सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए, 9 पासवानों के नाम पर महल बनवाए गए, नाम पर महल बनवाए गए। थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं, छोटा कर देता हूं पेन। सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा महल बनवाए गए। हरविलास सारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर हुए। 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया। सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ सिवाना, बताओ देखिए कौन सा है? इसमें भी मुझे लग रहा है कि दिक्कतें आएगी, आपको दिक्कतें आएगी। बी बता रहा है कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। हे भगवान हे भगवान, अब याद आए भगवान? 3 दिन पहले परीक्षा से, इतने दिन पहले तो भगवान याद ही नहीं आ रहे थे। एंड टाइम पर इमरजेंसी में याद कर रहे हो भगवान को। बी अभी तो देखो 3 दिन में और क्या क्या याद आते हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मोटिवेट रहना है। मोटिवेट तो तब रहते हैं जब तैयारी होती है। शायरियों से कोई मोटिवेट मिलता है क्या? बी सी डी, शाबाश। देखो चेक करते हैं, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया, ये तो पक्का गलत है, ये तो पक्का गलत है। 1301 में अलाउद्दीन ने तो सिवाना पर तो नहीं किया भाई। अलाउद्दीन के जो आक्रमण है, एक एक आक्रमण, ये तो आप सब जानते ही हो। एक आक्रमण 1301, 1303, 1308, 1311। 1301 का आक्रमण रणथंभौर पर है, एक का। 1303 का चित्तौड़गढ़ पर है, 1308 का सिवाना पर है, और 1311 का जालोर पर है। तो किसी भी सूरत में यह स्टेटमेंट तो होगा नहीं। इसका मतलब सी तो पक्का उत्तर होगा, बिल्कुल सही, सी उत्तर होगा। सी तो गलत है, और पूछा ही असत्य है तो सी है, इसका मतलब ये उत्तर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ के ऊपर हुआ, यह बात भी बिल्कुल सही, इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो पक्का सही है। देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, अगर यह होता तो उत्तर बटनेर हो जाता। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर पर हुए, लेकिन सर्वाधिक आक्रमण पूछे चाहे सर्वाधिक देशी आक्रमण पूछे, उसका उत्तर तारागढ़ ही होगा। और कोई पूछ ले कि कौन सा किला जिस पर कोई आक्रमण ही नहीं हुआ, तो कौन सा किला है जिस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ? वो आपका जयपुर का जयगढ़ का किला है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर हुए, कहीं पर कोई गलती नहीं। फिर चेक करते हैं अगला, नारगढ़ किले में सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर महल बनवाए गए, ये गलत बात है। माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? माधो सिंह सेकंड। मैं एक बात फिर और स्पष्ट कर देता हूं कि अपनी हुकुमचंद जैन जी वाली जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, उसके अंदर लाइन लिखी हुई है कि इस महल का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, वहां लिखी हुई है, लेकिन वो सही नहीं है, संभवतः मिसप्रिंट हुआ है। इन महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया है। 9 2 11 होना, भाग जाना, मुहावरे से याद रखना। उस ग्रंथ अकादमी में जरूर लिखा हुआ माधो सिंह प्रथम, लेकिन माधो सिंह प्रथम है नहीं, जो रियल उत्तर है वो माधो सिंह द्वितीय है। इसका मतलब यह भी गलत है। असत्य कथन कौन सा? ए और सी। ए और सी तो है ही नहीं, इसमें नहीं है तो क्या हुआ? इसको बी को मैं बना देता हूं, ए और सी। अपने तभी तो घर की बात है, ए और सी।
ए और सी, बिल्कुल सही है, ए व सी। ए और सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी, ए व सी इसमें गलत आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? हाँ, आज टाइपिंग रात को नींद में की थी क्या पता नहीं किसने की। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ का निर्माण अजय पाल ने करवाया था क्या सर? कर्नल जेम्स टोड और हरविलास शारदा दोनों ही मानते हैं कि अजय पाल ने करवाया था तारागढ़ के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो। देखिए, सिटी पैलेस में 7 मंजिला चंद्रमहल सवाई जयसिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में बना। चित्तौड़गढ़ के किले में समदीश्वर मंदिर सोलंकी शैली का है। नाटनियों की हवेली मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनाका की हवेली ढूंढलोद में स्थित है। बात वही है, एक प्रश्न है और 4 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि कौन सा फॉल्स है। सिटी पैलेस में 7 मंजिला चंद्रमहल सवाई जयसिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में बना। चित्तौड़ के किले में समदीश्वर मंदिर शैली का प्रमुख है। देख पा रहा हूं सी डी अलग अलग लोगों के अलग अलग विकल्प है। देखो, सेठ लालचंद गोयनका हवेली ढूंढलोद में, ये तो सही है। एक ऐसी हवेली है सेठ लालचंद टड्डा, सेठ लालचंद टड्डा, और सेठ जो लालचंद टड्डा हवेली है ये आपकी फलोदी में है। सेठ लालचंद गोयनका हवेली तो आपकी ढूंढलोद के अंदर है। ढूंढलोद वही स्थान है जहां गदर अभ्यारण्य था। नाटनियों की हवेली मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो गलत ही पूछा है, सी हो जाएगा, बिल्कुल सी है। देखो, एक तो नाटनियों की हवेली, नाटनियों, एक नानी जी, एक पुंडरीक रत्नाकर, ये सारी की सारी हवेलियां जयपुर के अंदर बनी हुई है। जयपुर के अंदर, ना कि उदयपुर। उदयपुर की जो मुख्य हवेली उसका नाम है बागोर की हवेली। चित्तौड़ किले में समदीश्वर मंदिर सोलंकी शैली का बना हुआ है, बिल्कुल सही है। सोलंकी शैली या इसी को मारू गुर्जर शैली भी कह देते हैं। सोलंकी शैली का दूसरा नाम है मारू गुर्जर। सिटी पैलेस में 7 मंजिला चंद्रमहल सवाई जयसिंह के वास्तुकार विद्याधर, और विद्याधर के साथ में एक और था याकूब, उन्होंने बनवाया था। तो सी आंसर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। हाँ, सी जयपुर में है। चलो, देवगढ़ शैली से संबंधित निम्नलिखित असत्य कथनों पर विचार कीजिए। चित्रकला का प्रश्न डिफिकल्टी आएगा, ध्यान रखना। क्लास कितनी देर तब तक चलेगी? आप जब तक कहोगे तब तक चला देंगे, तुम कहोगे तो बंद कर देंगे। हाँ, 4th ग्रेड को भी बेस्ट ऑफ लक सबके लिए ये बेस्ट ऑफ लक। तो बताओ देखे अगला, देवगढ़ शैली के संबंध में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली के रावत मतलब सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। इस शैली के चित्रकारों में नारायण, रामलिंग, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, भगवान का नाम उल्लेखनीय है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवेरी, मोतीमेल आदि में देखने को मिलते हैं। मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़ का समन्वित रूप है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2, 1, 2, 3, 4 सभी। कौन सा कथन असत्य है? आराम से छांट दोगे। देखो, 16वें उमराव का मतलब यह है कि मेवाड़ रियासत में सामंतों की 3 कैटेगरियां थी, 16, 32 और गोल के सामंत। प्रथम श्रेणी के जो सामंत थे वो 16 थे, यानी 16 ठिकाना ऐसे थे जिनके सामंत प्रथम श्रेणी में थे, और देवगढ़ भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी के जो भी ठिकानेदार होते थे उनको उमराव कहते थे, तो 16वें उमराव कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं गलती नहीं। बिजोलिया, बेंगू, सलूंबर, देवगढ़, ये सब प्रथम श्रेणी के ठिकाने, इन सबके सामंतों को उमराव कहा जाता था। उमराव, राव बोल देते थे, तो ये तो बात सही है। इस शैली के चित्रकारों में नारायण, रामलिंग, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, भगवान का नाम उल्लेखनीय गलत है। रामलिंग, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, ये जितने भी नाम लिखे ये सब नाथद्वारा शैली के। नाथद्वारा में कमला और इलायची को तो नहीं भूले हो ना, कमला और इलायची, ये तो बिल्कुल गलत है। देवगढ़ में तो केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, के का मतलब कमल, के का मतलब कंवला प्रथम, के का मतलब कंवला सेकंड, बी का मतलब है बगता राम, बगता, और एक बी का मतलब है बेजनाथ, सी का मतलब है चोखा, सी का मतलब चौका। तो कमल, कंवला, बगता, बेजनाथ, चौका, ये सब देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। और ये तो मैंने नाम बताए, ये सब नाथद्वारा के। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवेरी और मोतीमेल आदि में देखने को मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर अजारों की हवेली और मोतीमेल में भित्ति चित्र है, और बता रखा है MMD, या इसी को बोल देते हैं JM। M मतलब मेवाड़, M मतलब मारवाड़, D मतलब ढूंढाड़, J मतलब जयपुर, J मतलब जोधपुर, M मतलब मेवाड़। तो कोई सा भी मान लीजिए, मारवाड़, ढूंढाड़ एवं मेवाड़, तीनों की सीमाएं लगती है और तीनों का समन्वित शैली है, ये भी सही बात है। तो आपके कौन सा गलत है? असत्य पूछा, असत्य 2, केवल 2, इसका मतलब बी, जिसने बी राइट बताया है उन सबका सही है। असत्य कथन केवल और केवल बताओ कौन सा है? 2 नंबर का है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक साइड कुछ पशु मेलों के नाम लिखे हुए हैं और सामने स्थान लिखे हुए और पूछा है कि कौन सा सुमेलित है नहीं है। फटाफट बताइए। देखे, मैं तो वैसे भी रीड के बाद यूट्यूब पर ना दिखूं। अच्छा, ऐसे मत करना, हमारा क्या होगा फिर? आप नहीं दिखोगे तो हम किसको पढ़ाएंगे? प्लीज ऐसा मत करना, यूट्यूब पर दिख जाना। हाँ, जल्दी से बताओ। देखे, बाय BCD, इसमें भी कोई गलत बताएगा क्या? कहां कंफ्यूज हो रहा है? मेरे समझ नहीं आ रहा है। हद हो गई मतलब। हे भगवान,
सी डी, अरे पढ़ाएंगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब पढ़ा देंगे, एक बार फ्री तो होने दो तुम। सी बी डी, सी बी डी। देखो मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा, ये तो बिल्कुल सही, बालोतरा जिले में है तिलवाड़ा, वहां पड़ता है, चैत्र मास में पड़ता है। वैसे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी वाला। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मूंडवा मेला अजमेर में नहीं बढ़ता है, मूंडवा नाम की जगह है नागौर में, ये बढ़ता है नागौर में। मूंडवा बड़ा कस्बा है नागौर का, और नागौर के अंदर ये मेला बढ़ता है। अजमेर का मेला तो याद रखो, लालिया कालिया का मेला, ये यहां पर बढ़ता है। मलू का मेला, लालिया कालिया का मेला, नरसिंह जयंती पर बढ़ता है लालिया कालिया का मेला। नरसिंह जयंती वैशाख महीने में आती है, लालिया कालिया का मेला नरसिंह जयंती पर। नरसिंह जयंती पर एक तो लालिया कालिया का मेला बढ़ता है, और एक जोधपुर और पाली में मल्लू का मेला बढ़ता है। मल्लू का मेला ये मारवाड़ में बढ़ता है, जोधपुर और पाली के अंदर बढ़ता है मल्लू का मेला, ये दो नरसिंह जयंती पर बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी पशु मेला ये चैत्र मास में बढ़ता है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन, इससे पुराना कोई पशु मेला नहीं। सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर का है, और सबसे पुराना मल्लीनाथ जी का है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला गोगामेडी का पशु मेला है। तीन चीजें याद हो गई, सबसे बड़ा पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर पशु मेला, दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला बाबा रामदेव पशु मेला, सबसे पुराना पशु मेला मल्लीनाथ जी का पशु मेला, और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला गोगामेडी। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नाम की जगह है नागौर में, वहां पर यह मेला पड़ता है। वीर तेजाजी मेला परबसर, मूंडवा मेला नागौर में पड़ता है। तो डी जिसने बताया उनका सही है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित असत्य कथन है? तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित असत्य कथन है। दिल में राज छुपा है, दिखाऊं कैसे, हो गया प्यार आपको बताऊं कैसे, दुनिया कहती है मत लिखो नाम दिल पर, जो नाम है दिल में उसे मिटाऊं कैसे। 9 नंबर का पेन हुआ है सचिन पैर के अंदर, पूरा 9 नंबर का, 1 मिनट में नाम मिट जाते हो। राजस्थान है प्रधान, यहां ये नहीं चलता कि मिटाऊं कैसे, मिटाना हमें आता है, हम मिटा देंगे भले, लिख कर तो देख तू नाम देखे कैसे मिटाते हैं, पता ही नहीं लगेगा। तो जिस प्रदेश में रहे वैसी संस्कृति के अनुसार रहे भाई। ए बी सी डी, कोई ए बता रहा है कोई बी बता रहा है, गड़बड़ हो गई ना। इस ख्याल के प्रवर्तक हिंदू संत पीर शाह अली तथा मुस्लिम संत तुकनगीर, वर्तमान में नानालाल गंधर्वे इस कला के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र लोकनाट्य इसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। ये गैर व्यवसायिक लोकनाट्य हैं। गैर व्यवसायिक मतलब खुले मंच पर होता है। बताओ देखे, कोई ए बता रहा है और कोई डी बता रहा है, लगभग सबका गलत आंसर आ रहा है, लगभग गलत आंसर आ रहा है। गड़बड़ हो गई ना। अरे थोड़ा सा भी प्रश्न ही नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा है। इस ख्याल के प्रवर्तक हिंदू संत पीर शाह अली और मुस्लिम संत तुकनगीर, नाम तो देखो उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। इस ख्याल के प्रवर्तक मुस्लिम संत थे शाह अली, और हिंदू संत थे तुकनगीर। हिंदू संत तुकनगीर, तुकनगीर के नाम पर ही नाम पड़ा है तुरा, और शाह अली के नाम पर पड़ा है कलंगी। चंदेरी से ये ख्याल शुरू हुई थी, चंदेरी के राजा ने इनको तुरा और कलंगी भेंट किया था। तो पहला ही गलत है इसमें, ए गलत है, जिसने भी ए बताया है। वर्तमान में नानालाल गंधर्वे इस कला के प्रसिद्ध कलाकार, बिल्कुल सही है। नानालाल गंधर्वे, हमीद बेग, ऐसे कई सारे इसमें कलाकार है, बिल्कुल। एकमात्र लोकनाट्य दर्शक भी भाग लेते हैं, इसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। यहां एक पॉइंट और याद रखना कि इस ख्याल में इसकी मंच की सजावट और होती है। इस ख्याल में जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं उसको संवाद कहा जाता है। बातचीत को क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। संवाद को बोल कहा जाता है। मांच शैली का भी इस पर प्रभाव है। एक बार मैं तुरा कलंगी ख्याल वापस बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट ख्याल है जयपुरी और तुरा कलंगी। पहले कुचामणी ख्याल खूब आती थी, लच्छी राम जी वाली, लेकिन अब ये दो याद रखना। तुरा कलंगी ख्याल के जनक हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली है। इस ख्याल का उद्गम चंदेरी मध्य प्रदेश से हुआ था। वर्तमान में निम्बाहेड़ा, गोसुंडा व नीमच क्षेत्र में यह ख्याल होती है। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के कलाकार भाग लेते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक ख्याल है। इस ख्याल में तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। यह खुले मंच पर होती है, अर्थात एक गैर व्यवसायिक लोकनाट्य है। इस ख्याल में दर्शक भी भाग लेते हैं। इस ख्याल में आपके मंच की सजावट अनिवार्य रूप से की जाती है। यह ख्याल शिव और पार्वती की जीवनी पर आधारित है। इस ख्याल में हिंदू कलाकार शिव का अभिनय करते हैं जो भगवा कपड़े पहनते हैं, वे मुस्लिम कलाकार पार्वती का अभिनय करते हैं जो हरे कपड़े पहनते हैं। मुस्लिम कलाकारों में हमीद बेग प्रमुख कलाकार है। हिंदू कलाकारों में चेतराम, ओंकार सिंह, आपके नानालाल, ये सब इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। एक साइड 4 आपके आभूषण लिखे हुए हैं और सामने शरीर के अंगों के नाम लिखे हुए हैं, और पूछा गया है कि बेमेल जोड़ा कौन सा है। बेमेल जोड़ा, खीवण कमर का आभूषण, दांस या दौंस बोल देते हैं इसको, दौंस दांत का आभूषण, बोगली नाक का आभूषण, खिमली गले का आभूषण। जल्दी से बताइए देखे कौन सा जोड़ा असुमेलित है। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। शाबाश मेरे शेरों, कौन सा जोड़ा बेमेल है? खीवण, दौंस, बोगली, खीमली, बोगली, खीमली। बी ए बी ए बी ए। देखो, खीमली गले का आभूषण है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं।
बोगली नाक का आभूषण है। दांत के तो चार ही तो है, रख लो, रखन, रखन, चूंप, कील, मेक और दौस, ये लो, चार ही तो है। चूंप, चौंप नहीं, चौंप नाक में है। खीवण, खीवण कमर का नहीं भाई, खीवण नाक का है। खीवण कहां पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। कमर के आभूषण तो आपको बता रखा है। कमर के आभूषण कैसे याद रखें? याद रखने के लिए आपको बता रखा है कि एक पुरुष था कणदोरा, उसकी पत्नी थी कणदोरी, इनके एक बेटा था मेरवाला, इनके एक बेटी थी कणकती, कणकती। चारों सिनेमा हॉल गए, चारों सिनेमा गए। सिनेमा हॉल में इन्होंने मूवी देखी जंजीर, और जंजीर तो भाई साहब क्या तगड़ी मूवी है। इसे देख करके तो मेरा तो दिमाग ही सटका। मैं कुर्सियों पर उछल कूद करने लगा तो लोगों ने कहा वश कर धनी, वश कर धनी। ये तमाम आभूषण है आपके कमर के, आराम से याद हो जाएगा। यानी कणदोरा की पत्नी कणदोरी, बेटा मेरवाड़ा, बेटी कणकत्ती, चारों सिनेमा गए, जंजीर मूवी देखी, तगड़ी मूवी है। इसे देखकर मेरा तो दिमाग ही सटक गया, मैं तो उछल कूद करने लग गया। तो लोगों ने कहा बस कर धनी, यानी बसन और करधनी। कणदोरा, कणदोरी, कणकती, मेरवाड़ा, सिनेमा, जंजीर, तगड़ी, तगड़ी मतलब तागड़ी। तागड़ी को तगड़ी बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छन छन बाजे तागड़ी, छन छन बाजे तागड़ी, गाना हरियाणवी अपने। तो तगड़ी, सटका, वसन, करधनी, ये सब आपके कमर के आभूषण है। तो आपका एसोमेली जोड़ा जो होगा वो ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जयगढ़ दुर्ग के संबंध में सही कथन है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारत जिसमें तोप डालने का कारखाना स्थित है। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया। ईगल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण चील का टीला नाम से लोकप्रिय है। 1 एवं 3, 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1, 2 और 3। ये मैंने आपको पहले ही प्रश्न सोल्व करवा दिया था। तो बताओ देखे कौन सा इसमें सही होगा? हाँ, तू नहीं बोला था, आने दे। आय की दृष्टि हो चाहे कोई सा ही हो, अब वर्तमान में पुष्कर मेला सबसे बड़ा पशु मेला है। ये सब नोट्स में क्यों नहीं लिखवाए? अरे तो कितनी बार लिखवाए नोट्स में? जीके अपार होता है, तो 10 साल लिखवाता रहे नोट्स में। बी सी डी ए बी आभूषण सारे लिखवा तो रखे हैं, खीवण बीवण है। और ये प्रश्न मैं एक बार आगे करवा भी चुका हूं आपको। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारत है जिसमें तोप डालने का कारखाना स्थित है। बिल्कुल सही बात है, तोप डालने का कारखाना जयगढ़ में स्थित है। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप जयसिंह ने दिया। बिल्कुल सही है। हालांकि दुर्ग की नींव आमेर के राजा मानसिंह ने रखी थी। चुन्नी आभूषण कहां पहना जाता? चुन्नी नाक में पहना जाता है। इस किले की नींव जो है वो आपके मानसिंह ने रखी थी। ज्यादातर निर्माण मिर्जा जयसिंह ने करवाया था और आधुनिक स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया था। इग्गल की पहाड़ी, ये लेबर स्टैंड में आ चुका है कि इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको चील का टीला नाम से लोकप्रिय है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। गुरुजी की दृष्टि से सबसे बड़ा पुष्कर मेला, कोई सा भी मेला हो, सबसे बड़ा पुष्कर का पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला। सर आपने अक्टूबर में क्लास लेने की बोली थी ना, अक्टूबर में कौन सी क्लास लेनी थी? अक्टूबर तक तो कई बैच भी पेंडिंग पड़े थे। अभी लिए क्लास थोड़े दिनों पहले कल्चर की, उसके अंदर सारे भाषा साहित्य के 2-3 क्लासें ले रखी है। वो बाकी नहीं पढ़ो तो टाइम मिले तो वो साहित्य वाली तो वापस पढ़ लेना एक बार। डांडिया नृत्य से संबंधित निम्नलिखित असत्य कथनों पर विचार करो। यह नृत्य होली के बाद किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष लोक ख्याल व होली के गीत नहीं गाते हैं। इस नृत्य में राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि के स्वांग रचे जाते हैं। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यूट्यूब पर एक बार एक लड़का बोला, ये तो मुझे लगा कि वो बोल रहा है कि मैं तेली हूं क्या, तो बाई कास्ट क्या होगा रे? ओमार सीट के अंदर अगर यही हरकतें रही तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। इधर ध्यान दो, नहीं तो चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, लोगों का क्यों ध्यान भटका रहे हो? कई मेरी तरह सीधे साधे लोग होते हैं, फिर उनका प्रश्न की बजाय चैटिंग में ध्यान ज्यादा चला जाता है। क्या बोल दिया रिया ने, फिर वो वापस चेक करता है। कई तो बैठे इसलिए रहते हैं कि समता का मैसेज आया कि नहीं आया, रिया का मैसेज आया कि नहीं। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, रिया, मियां, पिया जो भी है, वो चैटिंग प्लीज व्हाट्सएप पर करें। कई सीधे साधे भोले वाले जीव रहते हैं, फिर उनका ध्यान भटकता है। अब वो मन की बात कह तो नहीं पाते, लेकिन आप ये पर्सनल चैटिंग अपने खुद के अकाउंट पर करें, यहां नहीं करें भाई। हाँ, बी सी डी ए ए ए ए ए ए हाँ, ये नृत्य होली के बाद किया जाता है, इसमें कोई दोराई नहीं। 20-25 पुरुषों की जो टोली है वो होली के बाद नृत्य करती है, और बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है। इस नृत्य में पुरुष होली के गीत नहीं गाते, ये कैसे हो सकता है? होली के गीत तो गाते ही है भाई, होली के बाद होता तो होली के तो गाते ही है। इस नृत्य में राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी आदि के स्वांग रचे जाते हैं। सेठ, सेठानी, दुल्ला, दुल्हन, ये सारे के सारे जो स्वांग है ये तो रचते हैं गिद्दड़ के अंदर। राजा, बजिया, साधु, शिवजी के ये स्वांग रचते हैं इसके अंदर। इसमें लोक ख्याल वे होली के गीत गाते हैं, और बड़ली के बैरून जी का गुणगान भी होता है, ध्यान रखना। बड़ली के बैरून जी का गुणगान डांडिया नृत्य में होता है। और ये जो डांडिया नृत्य है ना, ये मारवाड़ का रिप्रेजेंटेटिव डांस है। जैसे राजस्थान का प्रतिनिधि जो नृत्य है वो घूमर है, वैसे ही मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है। शेखावाटी का प्रतिनिधि नृत्य गिद्दड़ है, मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य डांडिया है, और राजस्थान का प्रतिनिधि नृत्य जो है वो घूमर है। तो आपका क्या पूछा? असत्य, असत्य 2 नंबर, केवल 2। जिसने भी 2 पे टिक लगाया वो सही है। बी आंसर जो है वो सही आंसर है। अगला
ओसिया के वैष्णव मंदिरों में से कौन सा प्रमुख है? सूर्य मंदिर महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर सूर्य मंदिर, पीपला माता मंदिर हरिहर मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर आपके महावीर मंदिर। यानी ओसिया के वैष्णव मंदिरों में कौन से प्रमुख है? जल्दी से बताइए। देखिए ओसिया में कई सारे मंदिर है, उनमें से वैष्णव मंदिरों में से कौन सा प्रमुख है? आपका जल्दी से आंसर आना चाहिए 34 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर, वैष्णव मंदिरों में से प्रमुख कौन से हैं? बताइए। देखिए ए बी, अरे वैष्णव मतलब विष्णु भगवान को समर्पित है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जिनके नाम अलग होते हैं लेकिन वो समर्पित कई और को होते हैं। ए बी बता रहे। देखो सूर्य मंदिर हो सकता है विष्णु भगवान का हो, लेकिन महावीर मंदिर तो कैसे हो सकता है विष्णु भगवान का? है तो जैन मंदिर है, तो ए तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। हां ओसिया के अंदर महावीर मंदिर है, राजस्थान का सबसे पुराना महावीर स्वामी का मंदिर ही ओसिया में है। वैसे महावीर जी का सबसे बड़ा मंदिर करौली के निकट चंदनपुर गांव में है, लेकिन महावीर जी का सबसे पुराना मंदिर ओसिया के अंदर, लेकिन वो तो जैन मंदिर है, फिर वो तो वैष्णव मंदिर हो ही नहीं सकता। घनश्याम जी का मंदिर हो सकता है विष्णु जी का हो, महावीर मंदिर फिर ये आ गया। हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर और पीपला माता मंदिर और हरिहर मंदिर। देखो हरिहर तो पक्का विष्णु का, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। हर मंदिर नाम से पता लग रहा है शिव और विष्णु दोनों का है। यहां पर पीपला माता का मंदिर होगा या नहीं होगा, यह बात गलत है। यहां सही उत्तर होगा हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर। यानी ओसिया के अंदर हरिहर का मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है, महावीर मंदिर भी है, सचियाई माता का मंदिर भी है, लेकिन विष्णु जी को समर्पित। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता मंदिर, अभी हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से विष्णु मंदिर है, ये लो हर्षद माता का मंदिर। अब मैं कहूं जालरा पाटन का सूर्य मंदिर, जालरा पाटन का सूर्य मंदिर, यह भी विष्णु भगवान के लिए समर्पित है, तो सूर्य का लेकिन विष्णु जी के बारे में। हाँ ओसिया का सूर्य मंदिर कोणार्क, राजस्थान का कोणार्क ओसिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 में दिए गए राजस्थानी आभूषणों का मिलान सूची 2 में दिए गए शरीर के अंगों के साथ कीजिए। सूची 1 में राजस्थानी आभूषण है और सूची 2 में शरीर के प्रमुख अंगों के नाम लिखे हुए हैं। छेलखड़ी, अंगुलियां, नरमुख, पांव, रोल, हाथ, मूंदड़ी, कान। अब देखो कौन कौन सा इसमें सही बताएंगे। बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई ना गलत कर रहे हैं तो कोई बात है नहीं, लेकिन सीख जाएंगे यहां पर गलती कर करके तो भी है। अभी तो कोई नहीं, 3 दिन का टाइम और बचा हुआ है। ये तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उनका आंसर देना और आसान हो जाता है। ऐसे प्रश्नों में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। और आसान कैसे हो जाता है? ए बी सी डी कोई एक बता। देखो छेलकड़ी जो आभूषण है ना, वो केवल पुरुषों का आभूषण है और पुरुष कान में पहनते, तो इसका मतलब छेलकड़ी पक्का कान में है। तो एक के आगे 4 आएगा, एक के आगे 4, एक के आगे 1, एक आगे 2। ये लो, मेरे को तो एक ही आ रहा था पूरे में और मेरा तो प्रश्न सही हो गया। बाकी मेरे को विद्वान बनना नहीं है, मुझे तो ग्रेड 3 का अध्यापक बनना है और मेरे को तो इतना आ रहा है तो भी मैं तो बन जाऊंगा। इसलिए अपना काम ऐसे हो गया। मुझे इतना पक्का पता था कि जो छेलकड़ी है वो कान का आभूषण है और पुरुष पहनते हैं। नरमुख मुझे पक्का पता हाथ का आभूषण है, रोल मुझे पक्का पता पांव का आभूषण है और मूंदड़ी मुझे पक्का पता अंगुलियों का आभूषण है। हाथ की अंगुली में क्या पहनते हैं? मूंदड़ी। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मीनाकारी से संबंधित नहीं है? मीनाकारी से दुर्ग सिंह, काशीनाथ, मुन्नालाल, कैलाश चंद्र। ये पोट्री और मीनाकारी वाले जो कलाकार है, ये तो भाई नए नए टाइप के नाम आ रहे हैं हर बारी। अब ब्लू पोट्री के लोकल कलाकारों के नाम पूछे जा रहे हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो अपने बताओ कि कौन सा संबंधित है? नहीं है। मीनाकारी से संबंधित, मीनाकारी से संबंधित कौन सा सही नहीं है? देखो एक मीनाकारी के प्रकार भी याद रखना, तिल्ला, बुंदा। ये किसके प्रकार है? ये मीनाकारी के प्रकार होते हैं, तिल्ला, बुंदा, ये ऐसे नाम याद रखना, तिल्ला, बुंदा। हाँ डी और सी। देखो बाकी कुछ आए कि नहीं आए, सी तो पक्का आना ही चाहिए। सी किस लिए याद आया? तुम्हें याद आ रहा है सी मतलब मुन्नालाल गोयल। और फिर जब मैं आपको राज सिक्को बता रहा था तब मैंने कहा कि मुन्नालाल गोयल राज सिक्को के निदेशक रहे थे और इन्होंने सांगानेरी प्रिंट को लोकप्रिय बनाया था। यानी ये तो प्रिंट यानी कपड़ों के कामों से संबंधित है। मुन्नालाल गोयल, सांगानेरी प्रिंट से याद आया होगा आपको मुन्नालाल गोयल। बाकी कैलाश चंद्र, काशीनाथ, दुर्ग सिंह, अब ये लोकल नाम है। वैसे मीनाकारी के जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार है वो कुदरत सिंह है, कुदरत सिंह, जिनको 1988 में अवार्ड मिला है पद्मश्री का। 1988 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। हाँ मैं बीपीएड कर रखा हूं, 2-3 स्पोर्ट रिचार्ज से पढ़ सकता हूं क्या इसमें? हाँ पढ़ लो, कोई ना पढ़ने में क्या है। आपका ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक होगा, लेकिन ये इस प्रकार के नाम भी आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैवपंथी। 13पंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैवपंथ। बताइए। देखिए मुन्ना माइकल अलग है भाई, मुन्ना भाई MBBS वो अलग है। मुन्नालाल गोयल, जल्दी बताओ। सी बी सी। यहां बिल्कुल सही बता रहे, याद आ गए। 13पंथी या इसी को अपन 13 पंथ कहते हैं और 13 पंथ संप्रदाय आचार्य बिक्कण जी ने चलाया था। बताओ किसने चलाया था? आचार्य बिक्कण जी या भिक्षु स्वामी। और इसी 13 पंथ में एक बहुत बड़े संत आए थे, आचार्य तुलसी, याद होगा आपको। आचार्य तुलसी जिन्होंने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया था 1949 में और जैन विश्व भारती की स्थापना की थी। जैन विश्व भारती लाडमुख के अंदर अणुवर्त आंदोलन सरदार शहर से चलाया था, वो आचार्य तुलसी इसी 13 पंथ के संत थे। और आचार्य तुलसी मतलब कौन सा हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। चलो नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अहुआ का कामेश्वर मंदिर तथा खेड़ का रणछोड़ मंदिर दोनों गुर्जर प्रतिहारकालीन है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का सबसे पुराना समयांकित मंदिर है। ओसिया का सूर्य मंदिर भूमिज शैली का है। असत्य कथन है केवल सी, ए व बी, ए बी व सी। जल्दी से बताइए देखिए कौन सा है। क्या वह क्लास अटक रही है या चल रही है? क्लास अटक रही है या चल रही है? जल्दी से बताओ देखिए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? केवल सी बता रहे हैं, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें। बी सी देखो, अहुआ का कामेश्वर मंदिर 1857 के क्रांतिकारियों का केंद्र रहा था, इसमें कोई दोहराई नहीं। ये दोनों गुर्जर प्रतिहारकालीन है, इसमें भी कहीं गलती नहीं। गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिरों की अगर मैं लिस्ट गिनवाऊं तो बहुत लंबे चौड़े मंदिर है। किराड़ू के मंदिर वगैरह ये सब गुर्जर प्रतिहार में ही है। बाडोली के शिव मंदिर वाले, हालांकि गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं लेकिन काल में तो है ही। ये तो शैली और काल दोनों में है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर पुराना समयांकित मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। 689 ईस्वी में जादरा पाटन में मिला है। विक्रम संवत तो है 746 और ईस्वी है 689। ओसिया का सूर्य मंदिर भूमि शैली का, ये गलत है। इसका मतलब ओसिया का सूर्य मंदिर तो महामारू शैली में है। ऑप्शन बी जो भी बता रहा उनका सही और सटीक उत्तर है। तो आपके बी जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भूमि शैली का मंदिर नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था। बाबूजी 1276 ईस्वी में देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ। बाबूजी ने 1276 ईस्वी में देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ और रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। ये तो बिल्कुल सही है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, वहां पर इनकी गुफा बनी हुई है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में गुफा बनी हुई, ये तो सही है। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी बिल्कुल सही है। 1073 या कई जगह आपको 1074 भी लिखा मिलेगा। 1074 ज्यादा सही है, लेकिन 73-74 में इतना कोई एक साल का कोई गैप नहीं आएगा। बाबूजी 1276 में देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, बात सही है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। सूरजमल सोडा की पुत्री कौन थी? सूरजमल सोडा की पुत्री का नाम था सोडा की पुत्री, और पुत्री का नाम है फुल्लंदे या सुप्यारदे। फुल्लंदे ओब्लिक सुप्यारदे, और फुल्लंदे या सुप्यारदे का विवाह तो बाबूजी से हुआ था। हाँ, अमरकोट के जो राजा थे उनका नाम था दल्लेल सिंह सोडा, और उनकी पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था आपके नेतल दे। दल्लेल सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ रामदेव जी का विवाह हुआ, ना कि सूरजमल सोडा के साथ में। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित आभूषणों को पैरों से सिर तक पहनने का सही क्रम है, यानी पैरों से सिर की तरफ पहनने का सही क्रम बताओ कौन सा है? मावटी, नुपुर, अंगूठिया, छेलकड़ो, बताओ देखें कौन सा इनका बिल्कुल सही और सटीक क्रम बैठेगा। पैरों की तरफ से यह क्रम आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इसका सही और सटीक क्रम बैठेगा। जल्दी से बताइए देखें, जल्दी से। 3 1 2 4 बता रहे हैं। 1 2 3 4, 3 2 4 1, 4 3 2 1, बताओ देखें कौन सा है? जल्दी से बताओ देखें। हाँ, 3 1 2 4 ए बी सी डी। देखो इतना तो कंफर्म पता है ना तुम्हें कि मावटी सिर का आभूषण है। मावटी किसका आभूषण है? सिर का। पता है सबको? भाई पूरे नहीं आ रहे क्या मतलब? इसका मतलब सबसे लास्ट में सिर आएगा, 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 4 नंबर आएगा तो या तो 1 और 1 है, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर कोई सी और डी बता रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मावटी बोरला ये सिर के आभूषण, इसका मतलब सबसे ऊपर ही आएगा। अब देखो नुपुर पैर का है तो इसका मतलब सबसे पहले नुपुर आएगा। पैर से क्रम पूछा तो शुरुआत 3 से होगी, लास्ट में 4 आएगा। तो अपने आप ही आपका थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाता? ए हो जाता। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 1 2 4। बैराम खां डागर किस शासक के दरबारी गायक थे? बैराम खां डागर, इन्होंने घराना चलाया था डागुर संगीत घराना, डागुर संगीत घराना। और बैराम खां डागर किसके दरबारी गायक हुआ करते थे? महाराणा प्रताप, महाराजा राम सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा मान सिंह। बताइए देखे किसके दरबार में थे बैराम खां डागर? बैराम खां डागर हुआ करते थे महाराजा राम सिंह नहीं, सवाई राम सिंह द्वितीय, पूरा सही नाम था। वो जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड, उनके दरबार में राम सिंह द्वितीय रहा करते थे। तो विकल्प क्रमांक जो बी है वो आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, सवाई राम सिंह के दरबार में। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा
महिलाओं का वस्त्र है? बताइए दके। लाछा गुजरी की गायों को तेजाजी ने छुड़ाया था, देवल चारणी को बाबूजी ने छुड़ाया था। जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं का वस्त्र है? डगला, दुत्तई, कानो, दुक्कुल। दुत्तई, डगला, कानो, दुक्कुल। दुत्तई, डगला, कानो, ये अंगरखी के प्रकार है तीनों, और अंगरखी के प्रकार है, इसका मतलब पुरुषों के वस्त्र है, पुरुष वस्त्र है। तो दुक्कुल याद होगा, चोल, निचोल, चोल, निचोल, अनसुक, दुक्कल, दुक्कुल, पट्टू, ये सब साड़ियों के प्रकार है। चोल, निचोल, अनसुक, दुक्कल, पट्टू, ये साड़ियों के प्रकार है। डगला, दुत्तई, कानो, मिर्जाई, मिर्जाई याद रखना अंगरखी का प्रकार होता है, मिर्जाई अंगरखी का प्रकार होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित है, निम्नलिखित में से असुमेलित है, हवा महल के संबंध में है ये। हवा महल, हवा महल, हवा महल के संबंध में 5 मंजिलों के नाम लिखे गए हैं, कौन सा असुमेलित है? प्रताप ओब्लिक शरद मंदिर पहली मंजिल, विचित्र मंदिर तीसरी मंजिल, रतन मंदिर दूसरी मंजिल, प्रकाश मंदिर 5वीं मंजिल। थोड़ा फटाफट बताओ, क्लास का समय पूरा हो गया, 2% बचे हैं तो जल्दी जल्दी लगा देते हैं। तो कौन सा? प्रकाश मंदिर 5वीं मंजिल, जो भी बता रहा है बिल्कुल सही है। हवा महल की 500 मंजिलों का क्रम याद है ना आपको? पहली मंजिल का नाम है शरद ओब्लिक प्रताप मंदिर, दूसरी का है रतन मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर, शराबी पौवा याद रखना, चौथी का है प्रकाश मंदिर, और 5वीं का है हवा मंदिर। तो प्रकाश मंदिर 5वीं नहीं है, 5वीं तो हवा है, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बिट्टू सुजा द्वारा रचित राव जेतसिरोचंद में निम्नलिखित शासकों के शासनकाल का वर्णन है। राव जेतसिरोचंद बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बीकानेर हिस्ट्री से संबंधित ग्रंथ है। उस ग्रंथ में किन शासकों के शासनकाल का वर्णन किया गया है? बिट्टू सुजा का जो ग्रंथ है उसमें किनके शासनकाल का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताओ दके। राव जोधा, राव बिक्का और राव मालदेव, राव बिक्का, राव लुणकरण, राव जेतसी, राव जेतसी, राव उदय सिंह, राव सूरसिंह। जिसमें दिमाग होगा वो तो बता देगा। इतना बता दिया, राव जेतसिरोचंद बिट्टू सुजा ने लिखा है, और बीकानेर राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें बीकानेर में राव जोधा तो जोधपुर के आगे हो नहीं सकता, राव लुणकरण, राव राम सिंह, राव चंद्र सेन जोधपुर के आगे, राव उदय सिंह, राव सूरसिंह जोधपुर के आगे, राव बिक्का, राव लुणकरण, राव जेतसी। बिल्कुल सही आंसर होगा बी। जिसने भी बी बताया है उनका बिल्कुल जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में काष्ठ कला किस जाति के लोग निपुण माने जाते हैं? आपके बताइए देखे, काष्ठ कला के अंदर कौन सी जाति के लोग निपुण माने जाते हैं? तो बताइए, खाती, लोहार, बनिया, कुम्हार कौन माने जाते हैं? इसके बाद आपके क्लास का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से मेवाड़ की पगड़ियां के प्रकार कौन कौन से हैं? यानी मेवाड़ में चलने वाली कौन कौन सी पगड़ियां हैं? उदयशाही, बखरमा पगड़ी, स्वरूपशाही, अरसीशाही। जल्दी से 46वां प्रश्न और 47वां एक प्रश्न और कर लेंगे इसके बाद। जल्दी जल्दी बताइए कौन सी पगड़ियां हैं जो मेवाड़ में प्रचलित है? मेवाड़ में प्रचलित है, जल्दी से बताइए। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों में से उदयशाही, बखरमा पगड़ी, 1 3 4 बता रहे हैं कोई। सर जी ध्यान रखा, शिकायत करता हूं, मतलब मैं क्या कह रहा है, शिकायत करता हूं, ध्यान नहीं जा रहा भैया, अभी तेरे कमेंट पर फास्ट आ रहे हैं। आल 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 आल, बिल्कुल सही है। उदयशाही, बखरमा, बखरमा का थोड़ा याद रखना, महाराणा प्रताप से संबंधित है। स्वरूपशाही, अरसीशाही, राजकुमारों में लोकप्रिय पगड़ी हुआ करती थी अरसीशाही। तो उपरोक्त सभी। और आज की इस मैराथन का अंतिम प्रश्न, उसके बाद आपका समापन है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? सांजी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सांजी को मुख्य रूप से देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र मानने कहलाते हैं। घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र मानने कहलाते हैं। कौन सा इसके अंदर सही और सटीक आंसर होगा? आपके सांजी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सांजी को मुख्य रूप से देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र मानने कहलाते हैं। 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। इस मैराथन के अंतिम का लगभग सबने सही आंसर दिया है। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। तो अब समय की एक सीमाएं हैं, बताने को तो बहुत कुछ और भी है, लेकिन आज इस मैराथन का यहां पर विधि विधान से समापन करते हैं। आज आपका प्रदर्शन अच्छा रहा। क्वेश्चन भी मैंने मॉडरेट लेवल के ही रखे थे। बाकी ऑल ओवर अगर प्रश्नों को काफी टफ लेवल पर भी ले जाया गया तो आपका प्रदर्शन ठीक से भी ऊपर के स्तर का रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति विषय में अच्छा स्कोर करेंगे और बाकी सब विषयों में भी अच्छा स्कोर करके निश्चित रूप से इस वैकेंसी में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं और आप सबके लिए भगवान शिव से, देवों के देव महादेव से उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अब निर्णायक समय है, ज्यादा तनाव में नहीं रहे। कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको लेकर स्किप करें, उसको इस समय जितना आ रहा है उसको पढ़ें। अगर कहीं आप क्लास देख रहे हैं, कोई नई चीज सीखने को मिल रही है तो सीख ले, लेकिन ये नहीं सोचें कि ये तो मैंने पढ़ी नहीं, इसमें से क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन आने के लिए 1000 जगह हैं, क्वेश्चनों की संख्या लिमिटेड है, इसलिए आपको जितना अब आ रहा है वो एकदम परफेक्ट तैयारी है। आप आराम से मस्ती से एग्जाम दे, कोई नई चीज मिल रही है तो सीख ले, बाकी लोड नहीं ले। अब किसी भी प्रकार का प्रवेश पत्र आ गए होंगे, एकदम मस्त रहें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ठंड भीषण है, आप कहीं खांसी जुकाम का शिकार नहीं हो।
तनाव में नहीं आए। अब इस सेशन को समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। तब तक के लिए आप सभी को पुनः मेरे परिवार की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से महादेव से प्रार्थना करते हुए आप सबको उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।